नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचकर कावड़ मेले की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की है और हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में मुख्यमंत्री ने कावड़ मेले में कावड़ियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए किए गए कामों के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। मीटिंग में राज्य में मुख्य सचिव, डीजीपी समेत तमाम विभागों और जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा और पूरी सुरक्षा मिल सके, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कावड़ मेले को लेकर तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं और मुख्यमंत्री ने कहा है कि कावड़ मेले में दूसरे राज्य से आने वाले श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया जाएगा। कावड़ यात्री देवभूमि से अच्छा अनुभव लेके जाएं, सरकार इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में कावड़ मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री की झलकियां आपके टीवी स्क्रीन पर। मैं स्वयं कांवड़ मेले की जो समीक्षा होती है उस समीक्षा में शामिल होता हूँ और हर वर्ष हमारा प्रयास होता है कि जो पिछले अनुभव हैं उन अनुभवों के आधार पर आगामी जो मेला है उसकी और अच्छी व्यवस्थाएं हों, अच्छा उसकी तैयारियां हों। उसके निमित्त यहाँ पर बैठक की गई सभी विभागों ने और जो इस कांवड़ मेले के संचालन में जिन जिन जिलों की भूमिका होती है उन सभी ने अपने अपने स्तर पर अच्छी तैयारियां की हैं। हमारा कांवड़ मेला बहुत अच्छा होगा, आने वाले श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधा मिले, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हमेशा से, चाहे चार धाम यात्रा हो या हमारे राज्य की कोई भी धार्मिक यात्रा हो या कांवड़ मेला हो, सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी सबकी सुरक्षा को लेकर रहती है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं नामांकन की प्रक्रिया 2 जुलाई से शुरू होते ही भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। दोनों पार्टियां 12 जिलों में चुनाव मजबूती से लड़ने के लिए अपनी रणनीतियां सटीक बता रही हैं। भाजपा ने जहां 10 जिलों के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची निकाल दी है, वहीं कांग्रेस ने 2 से 3 जिलों के लिए प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगा दी है। दोनों पार्टियों का भरोसा है कि वह पंचायत चुनाव में अधिकतम सीटें लाएंगी, जहां कांग्रेस प्रदेश सरकार की कूटनीतियों के बारे में जनता को पहुंचाएंगी, वहीं भाजपा विकास कार्य को लेकर जनता तक पहुंचेगी। नामांकन 2 जुलाई से शुरू होते ही अब भाजपा और कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें कि दोनों ने ही अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर हर चुनाव को लड़ती है। हमारी डबल इंजन की जो सरकार है, चाहे हम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी केंद्र सरकार की बात करें या प्रदेश की आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार की बात करें, हमारी डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड राज्य को विकास की दृष्टि से बोले या हर दृष्टि से बात करें, उत्तराखंड राज्य को देश और दुनिया में एक नई पहचान देने का काम किया है। जनता के बीच जो डबल इंजन सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको लेकर के जाएंगे और हमारे चाहे वरिष्ठ पदाधिकारी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्रीगण हो, चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो, वो अपने अपने क्षेत्रों में अपने भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों के जिताने के लिए कार्य करेंगे और उत्तराखंड की जनता से विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। बात करेंगे चमोली की, जहां पे त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के लिए अब नामांकन जारी कर दिया गया है और दूसरे दिन बड़ी संख्या में प्रत्याशी अपने नामांकन करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन कलेक्ट्रेट परिसर में चल रहा है, जहां प्रत्याशी पहुंचकर अपना नामांकन करा रहे हैं। जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष रजनी भंडारी ने भी अपने रानो वार्ड से नामांकन करवाया, तो वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख दसौली नंदन बिष्ट ने भी पिलंग वार्ड से अपना नामांकन दाखिल किया है।
राणा वार्ड से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गजपाल बर्दवाल ने अपना दावा ठोक दिया है। उन्होंने भी नामांकन पत्र ले लिया है और उन्होंने कहा है कि वे कल राणा वार्ड से अपना नामांकन दाखिल करेंगे और बीजेपी के जिला अध्यक्ष के राणा वार्ड से उम्मीदवार बनने से अब यह हार्ड सीट मानी जा रही है, क्योंकि इस सीट पर बद्रीनाथ विधानसभा के पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी की पत्नी रजनी भंडारी चुनाव लड़ रही हैं, जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। आपको बता दें, वहीं भाजपा के जिला अध्यक्ष भी इसी सीट से उम्मीदवार हैं। कहीं ना कहीं जिले की यह हॉट सीट मानी जा रही है। मेरा विकासखंड पोखरी है, रानो अपनी जिला पंचायत की मेरी सीट है। गंगा नाली के नाम से वो जाना जाता है और मैं 2014 से 19 तक मैं उस क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य रहा और आज भारतीय जनता पार्टी का जिले चमोली का मैं अध्यक्ष हूं और मैंने भी आज अपना नामांकन पत्र खरीदा है और कल हम लोग जितने प्रत्याशी हमारे घोषित हुए हैं उन सब के जो है नामांकन पत्र कल यहाँ पर दाखिल होंगे और पूरे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकजुटता के साथ अपने सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाएगा, ऐसी मुझे आशा है। देश भर में मानसून इस बार समय से पहले आ गया है और उत्तराखंड में भी मानसून इस बार समय से पहले आ चुका है। आपको बता दें कि मानसून पहले आने से उत्तराखंड की कई पारंपरिक खेती प्रभावित हो गई है और खासतौर पर अगर हम बात करें किसानों की, तो किसानों को इससे क्या नुकसान हुआ है, इसका आकलन भी करना जरूरी हो गया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मानसून पहले आने को लेकर कहा कि समय से पहले जो मानसून आया है उसकी वजह से उत्तराखंड को नुकसान बहुत हुआ है। साथ ही हमने अपने कृषि अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि वह मानसून पहले आने से क्या नुकसान हुआ है इसका जायजा लें। काशी के अंदर 9 लोग इसमें जो पानी में बह गए थे, 2 की बॉडी मिल गई है, 7 की लगातार तलाश जारी है। और जहाँ तक कृषि के नुकसान की बात है, हमने अपने सभी जिले के कृषि अधिकारियों को स्थिति का आकलन करने के लिए कहा है और आकलन के बाद जो भारत सरकार के मानक के अनुरूप है मुआवजा दिया जाएगा और जो जिन लोगों का इंश्योरेंस है उनको इंश्योरेंस पॉलिसी के माध्यम से मुआवजा दिया जाएगा। और इस आपदा की घड़ी में पूरी सरकार जो है किसान भाइयों के साथ में खड़ी है और जो भी हर संभव मदद होगी किसानों की जाएगी। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सतीश, अब किसानों को आखिर कितना नुकसान होते हुए दिख रहा है मानसून आने से पहले और कृषि मंत्री इसका जायजा भी ले रहे हैं, तो क्या खास स्थिति देखी जा रही है वहाँ पर? देखिए, मैं बात करूं तो इस समय जो है मानसून समय से पहले आया। समय से पहले आया जब मानसून, तो काफी खेत जो है किसानों की काफी फसल बर्बाद हुई है, क्योंकि जैसे सेब है, खुमानी है, चूड़े है, आड़ू है, इन चीजों में जब मानसून पहले आता है तो इन चीजों में जो है नुकसान होता है। क्योंकि कुछ दिन पहले ओलावृष्टि भी हुई, फिर वो टमाटर की खेती इस समय गल रही है, तो उसको लेकर लगातार जो है कृषि मंत्री ने यह कहा है कि जो भी जिस जिले के जो अधिकारी हैं, जो ये कृषि अधिकारी हैं, उनको सभी को कहा गया है कि हर जिले के हर गांव में जाएं और पता करें कि किस किसान का क्या नुकसान हुआ और कितना नुकसान हुआ और कितना जो है उसकी फसल कितने एकड़ में लगाई थी। तो उसको लेकर लगातार जो है कृषि मंत्री लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, लगातार उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं कि कोई भी किसान भी मुआवजे के वंचित न रहे और लगातार जिन किसानों को दिक्कत हुई है उन किसानों को टाइम पे मुआवजा पहुंचेगा तो तब जाके अगली फसल के लिए वो लोग तैयार रहेंगे। क्योंकि जब मुआवजा टाइम पे नहीं पहुंचता है तो वो लोग अगली फसल को जैसे उनमें दिक्कत हो जाती है। तो इसको लेकर लगातार जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है किसानों को मुआवजा दिया जाए और अगली फसल के लिए उनको कोई दिक्कत ना हो और उनको कहीं कर्जा लेना ना पड़े। जी सतीश, आगे हम आपसे और भी जानकारी लेंगे, बने रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड में हर साल अप्रैल से जून माह तक हजारों हेक्टेयर जमीन आग की भेंट चढ़ जाते हैं। आपको बता दें, अगर आग की बात करें वन क्षेत्र में, तो वन क्षेत्र में आग की वजह से भारी नुकसान देखने को मिलता है। वहीं इस साल प्रदेश में मानसून बहुत पहले आ चुका है। इसके साथ ही अप्रैल, मई और जून के माह में भी
समय समय पर बरसात होती रही है, जिसकी वजह से वन संपदा को ज्यादा क्षति नहीं पहुंची है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि इस साल अच्छी बारिश हुई है, जिसकी वजह से वनों में ज्यादा आग नहीं लगी है। लोग इसमें सहयोग करेंगे। उनमें पहला 1 लाख का, दूसरा 75,000 का, तीसरा 51,000 का, और इसी तरह कर्मचारियों के लिए भी जो जिनकी सहभागिता से आग बुझाने में जिन्होंने अपना रिस्क लिया, जोखिम लिया, उन सबको अवार्ड देने का जो हमने किया, तो इस सब का ये परिणाम रहा कि लोगों में जन सहभागिता भी हुई, अधिकारियों के कारण हर जनपद में अनुशासन भी बना रहा और सब उनका अनुभव का फायदा भी मिला। और जिला प्रशासन के इन्वॉल्वमेंट से हमें आदमी मैन पावर के साथ साथ व्हीकल्स और आपदा प्रबंधन मद से पैसा भी तत्काल प्राप्त हुआ। इस वक्त उत्तराखंड में मॉनसून आफत बनकर बरस रहा है। आपको बता दें कि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए मॉनसून से पहले और बाद में पीडब्ल्यूडी विभाग को प्रदेश भर में संचालित पुलों के निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि इस बार पीडब्ल्यूडी पुलों के निरीक्षण को मॉनसून से पहले पूरा नहीं कर पाया है। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पूरे प्रदेश भर में 3400 से अधिक पुल मौजूद हैं। हालांकि मॉनसून दस्तक दे चुका है और अब तक लगभग 2400 पुलों का निरीक्षण विभाग द्वारा किया जा चुका है। गौरतलब है कि 1000 के करीब पुल अभी भी बाकी हैं, जिनका निरीक्षण किया जाना है। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि मॉनसून सीजन के दौरान यदि इन पुलों के क्षतिग्रस्त होने से किसी प्रकार की अनहोनी होती है, तो इसकी जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? पूरी तरह से तैयार हैं। और अभी जैसे मैं बताता हूं कि हमारे यहाँ एक आदेश भी है कि जितने भी हमारे ब्रिजेस हैं उनका इंस्पेक्शन बिफोर मानसून और आफ्टर मानसून करना पड़ता है। तो लगभग 3451 ब्रिजेस हमारे हैं, जिसमें से 2496 ब्रिजेस का प्री मानसून इंस्पेक्शन हमारे फील्ड अभियंता द्वारा किया जा चुका है। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। सतीश, आखिर पीडब्ल्यूडी इतनी धीमी चाल से क्यों चल रहा है? बारिश लगातार हो रही है और ऐसे में पुलों का क्षतिग्रस्त होना, अगर इसमें कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, मैं बात कर रहा हूँ पीडब्ल्यूडी का ये नया नहीं है, आज हमेशा का यही रहा है। क्योंकि पीडब्ल्यूडी के पास विभाग जिस तरीके का है और जिस तरीके उनके कर्मचारी, सबसे बड़ी दिक्कत वहीं पे आती है कि तब जानते हैं वो जबकि बरसात का सीजन शुरू होता है। बरसात के सीजन शुरू होते उनकी नींद खुलती है, तो इसमें बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि दिक्कत इस बात की होती है कि जगह जगह पुलों जो है धसे हुए रहते हैं और जगह जगह गड्ढे रहते हैं और फिर लोग शिकायतें करते हैं, तब जाके जागती है। लेकिन इस बार थोड़ा ये रहा कि मानसून जल्दी आया, तो मानसून जल्दी आने से थोड़ा नुकसान यहाँ पे हुआ। क्योंकि जो गड्ढे भरने थे, जहाँ जहाँ पुलों का निर्माण सही ढंग से करना था, जहाँ रिपेयरिंग का काम रह गया था, तो वो थोड़ा दिक्कत हुई। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि गड्ढे भरने में भी लापरवाही करी। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब तक गड्ढे भरे जाते हैं तब तक जल निगम वाला, बिजली विभाग वाला, यूपीसीएल वाला खोदना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे बड़ी दिक्कतें होती हैं। लेकिन फिर भी ये है कि लापरवाही तो है। अब देखते हैं कब तक ये काम पूरा होता है या इस मानसून में हो पाएगा या नहीं। क्योंकि मानसून दस्तक दे चुका है और दिक्कतें वहां पे आती हैं कि जब मानसून आ जाता है तो फिर काम नहीं हो पाता है। क्योंकि ये जो काम है पीडब्ल्यूडी का, इसमें बहुत टाइम लगता है। क्योंकि जगह जगह पैच वर्क होने होते हैं, जगह जगह पुल रिपेयर होने होते हैं, तो ये मानसून सीजन में हो नहीं पाता है। तो फिर ये अगले साल के लिए काम लटक जाता है। जी सतीश, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। वैसे तो मॉनसून सीजन कई लोगों पर कहर बनकर बरस रहा है। हालांकि पीडब्ल्यूडी कर्मियों को मॉनसून की इस बार दोहरी मार पड़ी है। आपको बता दें कि छुट्टी की आस लगाए पीडब्ल्यूडी कर्मियों की जहां पहले छुट्टियां कैंसिल कर दी गई, वहीं अब शासन स्तर से ये निर्देश हैं कि केवल विशेष परिस्थिति में ही इन कर्मचारियों को छुट्टी दी जाएगी। चूंकि पीडब्ल्यूडी विभाग के पास मैन पावर की कमी है और प्रदेश में मानसून से जो स्थिति बन रही है उसके चलते ये फैसला लिया गया है। यदि किसी पीडब्ल्यूडी कर्मी को छुट्टी चाहिए तो पहले जिला अधिकारी को उसे सूचित करना होगा, उसके बाद विभाग गर्मी की छुट्टी मंजूर करेगा। चूँकि मानसून में रोड खोलने की प्राथमिकता हमारे विभाग की है कि जैसे भी रोड बंद हो तो रोड को खोलते हुए जो जनमानस है उसको यह सुविधा उपलब्ध कराई जाए
इसको देखते हुए शासन स्तर से निर्देश दिया गया है कि कर्मचारियों की छुट्टी जब तक अपरिहार्य स्थिति ना हो तब तक छुट्टी न दिया जाए। विशेष परिस्थिति में छुट्टी देने के लिए पहले जिलाधिकारी को सूचित किया जाए और उनसे अनुमति लेते हुए पुनः जो विभागीय अधिकारी, जो सक्षम स्तर के अधिकारी हैं, जो छुट्टी उस कर्मचारी को छुट्टी देने के लिए निर्धारित है, फिर छुट्टी देने की कार्रवाई करेंगे। केदारनाथ धाम की ओर जाने वाला पैदल मार्ग गौरीकुंड से लगभग 1 किलोमीटर आगे छोरी गढेरे नामक स्थान पर बोल्डर, मलबा, पत्थर आने से पैदल मार्ग पूरी तरह से बाधित होने पर संबंधित कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी इस मार्ग को तुरंत खोले जाने की कार्यवाही प्रारंभ कर मार्ग को काफी हद तक खोल भी चुकी है। फिलहाल यहां पर उपस्थित जिला पुलिस, एनडीआरएफ और डीडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों द्वारा यात्रियों को दोनों छोरों से सुरक्षित ढंग से पार करवाया जा रहा है। मानसूनी सीजन में लगातार हो रही बारिश के चलते केदारनाथ धाम पैदल मार्ग भूस्खलन की दृष्टि से काफी संवेदनशील बना हुआ है। ऐसे में पैदल यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को अतिरिक्त सतर्कता बरती जानी आवश्यक है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा आध्यात्मिक और आर्थिक मजबूती का आधार है, जो एक और स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के द्वार खोलता है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के राजस्व को भी बढ़ाने का काम करता है। वहीं पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे गढ़वाल मंडल विकास निगम भी अच्छे राजस्व के साथ सरकार की झोली भर रहा है। 2 महीने पहले शुरू हुई चारधाम यात्रा में जीएमवीएन ने 33 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली है और चार धाम यात्रा के कपाट बंद होने में अभी भी 4 महीने का समय बचा हुआ है। ऐसे में जीएमवीएन के प्रबंध निदेशक विशाल मिश्रा का कहना है कि इस वर्ष अभी तक 33 करोड़ की कमाई जीएमवीएन कर चुका है। पिछले वर्ष जीएमवीएन ने यात्रा के दौरान कुल 57 करोड़ रुपए की कमाई की थी और आने वाले समय में जीएमवीएन पिछले वर्ष की गई कमाई के रिकॉर्ड को तोड़ने की ओर अग्रसर है। वहीं यात्रा के दौरान कुछ हादसे भी हुए हैं और मानसून के दौरान जो हेलीकॉप्टर की बुकिंग कैंसिल की गई है उसके कारण जीएमवीएन के बिजनेस पर प्रभाव भी देखने को मिला है। बावजूद इसके यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। यात्रा कभी मौसम खराब होने के कारण बाधित हुई, इसके कारण भी टिकट्स कैंसिल हुए, तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे गेस्ट हाउसेस पर पड़ता है, नो डाउट। बट अभी तक हम लोग लगभग 33 करोड़ का व्यवसाय कर चुके हैं। ये डेटा हमारा लगभग 25 जून का है और 25 जून के बाद का भी डेटा हमारा रिकंसाइल हो रहा है। तो पिछले साल हम लोगों ने लगभग 57 करोड़ किया था पूरे यात्रा के दौरान, और अभी यात्रा के भी हमारे पास, क्योंकि यात्रा भी बरसात में चालू ही है, प्रारंभ है, सुचारू रूप से चल रही है। एक्सट्रीम रेनफॉल के कारण कई बार कुछ इंसिडेंट के कारण हो सकता है घंटे 2 घंटे के लिए कहीं यात्रा रुकी जा रही हो, बट यात्रा अभी सुचारू रूप से चल रही है। और अभी सेकंड फेज भी आएगा जिसमें यात्रा सितंबर में और पिकअप होगी और अच्छा परफॉर्म होगा। तो हमें उम्मीद है कि जो पिछली बार हमने किया था उतना तो हम अर्न कर ही लेंगे, और अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं है कि हमारी परफॉर्मेंस में कोई इशू आ रहा हो। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा जिले में वन विभाग द्वारा वन महोत्सव वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ महाअभियान 2025 के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आगामी हरेला कार्यक्रम के अंतर्गत और उसके बाद भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलता रहेगा। इस कार्यक्रम के दौरान बतौर मुख्य अतिथि खटीमा नगर पालिका अध्यक्ष रमेश जोशी ने शिरकत की है और पुलिस प्रशासन का भी इसमें अहम सहयोग रहा है। मीडिया से रूबरू होते हुए उपप्रभागीय वन अधिकारी वन विभाग खटीमा सचिता वर्मा द्वारा बताया गया कि वन विभाग उत्तराखंड द्वारा पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ महाअभियान 2025 के अंतर्गत वन महोत्सव वृक्षारोपण कार्यक्रम 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम हमारे तीनों वन रेंजों के अंतर्गत अलग अलग स्थान पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। साथ ही स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसमें आज मुख्य अतिथि रमेश जोशी उपस्थित रहे हैं और वे पुलिस विभाग का भी सहयोग रहा है। हमारे द्वारा 20,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है और बहुत जल्द ही हम इस लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेंगे। रुड़की में रायवाला निवासी एक चिकित्सक ने पत्रकार वार्ता पर अधिवक्ता संजीव वर्मा पर 10 लाख रुपए हड़पने व उन्हें 3 महीने जबरन अपने घर में रखने का आरोप लगाया है।
उनका आरोप है कि इस मामले में अपनी ओर से उनके द्वारा मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है, लेकिन 16 महीने बीतने के बाद भी पुलिस ने इस मामले की चार्जशीट दाखिल नहीं की है। आपको बता दें कि दिल्ली रोड स्थित एक कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए रायवाला निवासी चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण प्रकाश ने कहा कि उनका रायवाला में रिसर्च स्टेशन है और उससे पहले वह अपोलो अस्पताल में 15 वर्षों तक सेवारत रह चुके हैं। चिकित्सक ने कहा कि उनके गांव में जमीन को लेकर कुछ विवाद चल रहा है, जिसके चलते वह अधिवक्ता संजीव वर्मा के संपर्क में आए और मामले में उनका केस लड़ने की बात कही गई। चिकित्सक के अनुसार वह उन्हें अपने घर यह कहकर ले आए थे कि जमीन विवाद के कारण आपको अपने घर में खतरा है और अधिवक्ता ने अपने पिता की तरह उनके साथ रहने का वादा किया था, लेकिन उसके बाद अधिवक्ता संजीव वर्मा ने उनकी इच्छा के विरुद्ध 3 महीने तक उन्हें जबरन अपने घर में रखा। इसके साथ ही वह उन्हें नैनीताल और लखनऊ भी लेकर गए। चिकित्सक के अनुसार वर्मा ने उनसे 10 लाख रुपए ले लिए, जिसकी नोटरी भी उनके द्वारा बनवाई गई, लेकिन उसके बाद उन्हें घर से निकाल दिया गया। इसके साथ ही 10 लाख रुपए लेने के लिए बनवाई गई नोटरी को भी उन्होंने अपने पास रख लिया। चिकित्सक के अनुसार उनके द्वारा मामले में फरवरी 2024 में मुकदमा दर्ज करवाया गया था, लेकिन 16 महीने बीतने के बाद भी मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल नहीं की है। उन्होंने कहा कि वह आर्थिक रूप से बहुत परेशान है और उन्होंने जीवन यापन के लिए चौकीदारी की नौकरी भी शिवालिक नगर में की है। उन्होंने कहा कि पुलिस की मदद से उन्होंने गुहार लगाई है, लेकिन वह इस पूरे मामले में एडवोकेट संजीव वर्मा ने कहा है कि चिकित्सक के द्वारा लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उनकी चिकित्सक से पहली मुलाकात रायवाला थाने में हुई थी। उन्होंने इंसानियत के नाते चिकित्सक की मजबूरी को देखते हुए 3 महीने अपने पास रखा था और इस दौरान वह बेरोक-टोक खुद भी सभी जगह घूम रहे थे। उन्होंने कहा कि चिकित्सक इस मामले में उच्च न्यायालय में भी गए हैं और उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। संजीव वर्मा मुझे बहला फुसला के मेरे से 10 लाख रुपए ठगा और उसके बाद उसने मेरा सामान रख लिया ट्रस्ट डीड का। उसने मुझे पैसे नहीं दिए, मेरे ट्रस्ट डीड का कागज़ नहीं दिया है। कुछ सामान उसने दे दिया है मेरे कपड़ों पे, एटीएम, उसने मेरा मोबाइल भी रख लिया था। तो पुलिस के कहने पे फिर सुपुर्दगी में दी गई है वो चीज़ें और पिछले 16 महीनों से मेरा चार्जशीट नहीं गया है। तो मेरा अनुरोध है, मैं निवेदन प्रशासन से करता हूँ, आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि मैं 74 साल का वरिष्ठ नागरिक हूँ, तो चार्जशीट जाए, मेरे पैसे 10 लाख का जो उन्होंने बनाया है वो 10 लाख मुझे दें और मैं इस उम्र में कहाँ से पैसे लाऊंगा। लंढौरा में एक दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला है। आपको बता दें कि रुड़की लक्सर मार्ग राजा भट्टे के सामने एक दर्दनाक सड़क हादसे में नगर पंचायत लंढौरा के सफाई कर्मी की मौत हो चुकी है। सफाई कर्मी राहुल रुड़की की ओर से लौटते वक्त तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सफाई कर्मी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और कुछ ही देर में लंढौरा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शव को 108 एम्बुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल रुड़की भिजवाया गया था, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों ने मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया है। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार जिस वाहन ने सफाई कर्मी को टक्कर मारी वह घटनास्थल से फरार हो गया है। हालांकि राहगीरों ने हादसे के दौरान वाहन की तस्वीरें और वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली है, जिन्हें पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मामले में फरार वाहन और उसके चालक की तलाश भी शुरू कर दी है। वन क्षेत्र चांदपुर चोरखाला से 2 युवक के पास से 2 जंगली गोह गंभीर रूप से घायल अवस्था में और एक मोर मृत अवस्था में मिलने पर दोनों युवकों के विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया है। उन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजने की कार्यवाही भी की जा रही है। प्रभागीय वनाधिकारी कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी द्वारा चौहड़पुर रेंज के अंतर्गत वन्य जीव के शिकार पर पूर्ण नियंत्रण करने के लिए स्टाफ को क्षेत्र में प्रभावी गश्त का निर्देश भी दिया है और वन अपराध की घटना में कोई भी व्यक्ति संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और भारतीय वन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत किया जाएगा और कठोर कारावास से दंडित भी किया जाएगा। देश के मशहूर बॉडी बिल्डर और बॉडी बिल्डिंग चैंपियन मोहित चोपड़ा के विकास नगर आगमन पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। वेदांश चौक स्थित जिम के उनके पहुंचने पर
युवाओं और जिम संचालक द्वारा भव्य स्वागत किया गया। मोहित चोपड़ा के आगमन की सूचना मिलते ही जिम में भारी संख्या में युवा और फिटनेस प्रेमी एकत्र हो चुके हैं। जिम ऑनर के विशेष आमंत्रण पर पहुंचे मोहित चोपड़ा ने युवाओं से संवाद किया और उन्हें फिटनेस के प्रति प्रेरित भी किया। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि कड़ी मेहनत, नियमित अभ्यास और संयमित दिनचर्या से सफलता हासिल हो सकती है। इस दौरान उन्होंने युवाओं को सही डाइट, वर्कआउट तकनीक और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के महत्व की जानकारी भी दी। जिम ऑनर ने मोहित चोपड़ा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके आगमन से युवाओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।